अगले दिन सुबह तेज धूप पूरे विस्काउंट एस्टेट पर फैल चुकी थी। ट्रेनिंग ग्राउंड में कई नाइट्स हैरानी से देख रहे थे जब एस्टर ने एक और ओपोनेंट को अपनी बेइंतहा तेज स्वॉर्ड स्ट्राइक से हरा दिया। नाइट्स की तलवार उसके हाथ से छूट गई, हवा में उछलती हुई दूर जाकर ज़मीन पर जा लगी। हारा हुआ नाइट दिल से एस्टर की तारीफ कर रहा था। आसपास खड़े नाइट्स आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि सिर्फ 10 साल का बच्चा इतनी खतरनाक टैलेंट रखता है। दूसरे कहते हैं कि स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल से वापस आने के बाद एस्टर पहले से भी ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग कर रहा है। एक नाइट बताता है कि उसने सुना है फेस्टिवल में एस्टर ने ड्यूक रोड्रिक के तीसरे बेटे को हरा दिया था। दूसरा हंसकर कहता है मेन हाउस ने इतने सालों तक सबको जलील किया है। डेरेस की पिटाई की खबर सुनकर दिल को सुकून मिल गया। नोबल रिवेंज वाकई रूह को हील कर देता है। इस दौरान एस्टर बिना रुके ट्रेनिंग ग्राउंड के एक कोने से दूसरे कोने तक मूव करता रहता है। लड़ते हुए उसका दिमाग स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल की तरफ चला जाता है। उसके हिसाब से उसने वहां अपनी ताकत और अपनी मौजूदगी दोनों को साबित कर दिया था। शायद अब लोग विस्काउंट हाउस को एम हायम फैमिली का शर्मनाक हिस्सा कहना कम कर देंगे, लेकिन एस्टर के लिए कभी भी असल मकसद था ही नहीं। उसका असल टारगेट अभी भी हाउस एम हायम ही था। दिल के किसी कोने में उसे अफसोस था कि ड्यूल के दौरान वो अपनी पूरी पावर टेस्ट नहीं कर सका, लेकिन वो एक बात अच्छी तरह समझता था, अभी भी वो रोड्रिक को नहीं हरा सकता। विंग एम्बलम सिर्फ इस बात की निशानी है कि किसी के अंदर कितनी मैजिकल पावर मौजूद है। सिर्फ पावर होना काफ़ी नहीं होता, उसे यूज़ करना और कंट्रोल करना भी आना चाहिए। और 7 विंग्स होने के बावजूद एस्टर अभी तक उनकी पूरी ताकत को निकाल नहीं सकता। वो सोचता है कितना अच्छा होता अगर वो 7 विंग्स की पावर को बिना कंट्रोल खोए फ्रीली यूज़ कर पाता, मगर उसकी मैजिक तो बिल्कुल उस गुस्से वाले ड्रैगन जैसी थी जो किसी बच्चे के जिस्म के अंदर कैद हो। एस्टर एक और ज़बरदस्त स्वॉर्ड स्विंग करता है और एक और नाइट की तलवार उसके हाथ से उड़ जाती है। फिर एक एक करके वो फील्ड के तमाम नाइट्स को हरा देता है। इसी वक्त एल्फिन उसके पीछे आकर कहती है तुम फिर से हद से ज़्यादा वाइल्ड हो रहे हो। वो गहरी सांस लेती है और कहती है जैसा हमेशा तुम मॉडरेशन नाम की चीज़ को जानते ही नहीं। एस्टर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ता है। एल्फिन फिर उसको बताती है कि उसको फादर ने बुलाया है। एस्टर फ़ौरन हाँ कर देता है और कहता है मैं अभी चला जाता हूँ, लेकिन गुजरते हुए उसकी नज़र एल्फिन के कपड़ों पर पड़ती है। वो हैरानी से कहता है तुम्हें इस आउटफिट में देखना अनयूजुअल है, तुम तो कहती थी ये क्यूट नहीं है। एल्फिन हल्का सा शर्मा जाती है, वैरायटी भी इम्पोर्टेंट होती है। फिर धीरे से कहती है तुम्हें हमेशा आगे बढ़ता देखकर मुझे एहसास हुआ है कि मैं भी हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। वो अपनी प्रैक्टिस बोर्ड उसकी तरफ पॉइंट करती है। वापस आने के बाद तुम मेरे साथ लंबी ट्रेनिंग करोगे। एस्टर फ़ौरन दोनों हाथ सरेंडर में उठा देता है। प्लीज़ मुझ पर रहम करना। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है जैसे तुमने कभी पहले रहम किया हो। कुछ देर बाद एस्टर हाइफ्रिड के ऑफिस पहुंचता है। दरवाज़ा नॉक करके अंदर आता है और पूछता है फादर आपने बुलाया था। हाइफ्रिड आराम से कहता है बैठ जाओ। एस्टर सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ पल खामोशी रहती है। फिर हाइफ्रिड बोलता है तुम्हें हमारे घर आए हुए 10 साल हो गए हैं। वो हल्का सा मुस्कुराता है। मैं ये बात तुम्हारे बड़े होने पर करना चाहता था। इतना कहकर वो एक रिंग निकालता है। एस्टर क्यूरियोसिटी से उसे देखता है ये क्या है। हाइफ्रिड जवाब देता है ये विस्काउंट हाउस के अगले हेड की निशानी है। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है एस्टर मैं चाहता हूँ कि तुम विस्काउंट हाउस के सक्सेसर बनो। एस्टर बिल्कुल जम सा जाता है। हाइफ्रिड संजीदगी से बात जारी रखता है हमारी हाउस एम हायम फैमिली में एक नाजुक पोजीशन रखती है। हम ब्रांच हाउस ज़रूर हैं, लेकिन एम हायम नाम और टेरिटोरी की जिम्मेदारी अभी भी हमारे कंधों पर है, इसलिए सक्सेसर की सीट हमेशा खाली नहीं छोड़ी जा सकती। एस्टर फ़ौरन पूछता है क्या मेरी सिस्टर इस फैसले से वाकई ठीक होंगी। हाइफ्रिड जवाब देता है नाइट एकेडमी वाली तुम्हारी बहनें 3 दिन में वापस आ रही हैं। मैं सबके सामने इस बात पर डिस्कशन करूंगा। एस्टर के दिमाग में फ़ौरन मार्फा और कूडो का ख्याल आता है। उसे पहले ही पता था कि वो इस अनाउंसमेंट को खुशी से एक्सेप्ट नहीं करेंगी, ख़ास तौर पे कूडो। एस्टर उसकी नाराज़गी को समझता था, सिर्फ इसलिए कि वो लड़का पैदा हुआ था और उसके पास 7 विंग्स थे। कूडो कभी उसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाई। एस्टर कुर्सी से उठकर फ़ौरन मना कर देता है मैं अभी तक अपने मैजिक को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं लगभग अपनी ही बहन को मार चुका
चुका था। ईमानदारी से कहता है, और फ्रैंकली मुझ में एंग्री सिस्टर कूडो का सामना करने की हिम्मत भी नहीं है। शायद पूरी स्टोरी का सबसे खतरनाक बॉस फाइट वही थी। हाइफ्रिड चुप रहता है जब एस्टर मुड़कर जाने लगता है। पीछे से उसकी आवाज़ आती है, मैं बहुत पहले से सोचता रहा हूँ, क्या तुम वाकई एक बच्चे हो भी? उसके बाद वो एक लकड़ी का बॉक्स निकालता है। मैं असल में स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल के रिवार्ड के तौर पे तुम्हें ये रिंग देना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करोगे। वो बॉक्स टेबल पर रख देता है। जैसे ही एस्टर उसे देखता है उसकी आंखें फैल सी जाती हैं। हाइफ्रिड धीरे से नाम बताता है, डेमन स्वॉर्ड ग्राम। फिर उसकी असली पावर एक्सप्लेन करता है। ये एक मैजिक डिवोरिंग स्वॉर्ड है और ये 7 विंग्स की पावर को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। एस्टर की सांस एक पल के लिए रुक जाती है, क्योंकि उसके सामने रखी चीज़ सिर्फ एक लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं थी, बल्कि शायद वो चाबी थी जो उसे आखिरकार 7 विंग्स की पूरी ताकत पर काबू दिला सकती थी। बाद में हाइफ्रिड एस्टर को जंगल के काफ़ी अंदर ले जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो एक खुली जगह पर रुकता है और कहता है, ये जगह ठीक रहेगी। एस्टर हैरानी से इधर उधर देखता है, सिर्फ एक तलवार दिखाने के लिए हम इतनी दूर जंगल में क्यों आए? डोजो भी तो काफ़ी था। हाइफ्रिड फौरन मना कर देता है, नहीं, ये सिर्फ एक प्रिकॉशन है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे याद आता है कि एस्टर ट्रेनिंग के दौरान कितनी बार गलती से घर के हिस्से उड़ा चुका है। विस्काउंट स्टेट पहले ही काफ़ी इमोशनल डैमेज झेल चुका था। फिर हाइफ्रिड कपड़े में लिपटी हुई एक अजीब सी चीज़ सामने लाता है। वो बताता है, ये डेमन स्वॉर्ड ग्राम है, हाउस एम हायम की एक लेजेंडरी तलवार जो नस्लों से सिर्फ सबसे बड़े बेटे को दी जाती रही है। इसे मैं खुद मेन हाउस के ट्रेयर वोल्ट से लेकर आया हूँ। अपने दांतों की मदद से हाइफ्रिड उसका कवर हटा देता है। फिर उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। एक मिनट, इस चीज़ को तलवार कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उस तलवार में ब्लेड ही नहीं था, सिर्फ हिल्ट बची हुई थी। हाइफ्रिड शांत लहजे में समझाता है, ये तलवार अपने वेल्डर की मैजिक पावर से पूरी होती है। डेमोस्ट्रेशन के लिए वो अपनी माना हिल्ट में डालता है। तुरंत शुद्ध माना से बनी एक चमकती हुई ब्लेड सामने आ जाती है। हाइफ्रिड एक बार तलवार घुमाता है। अचानक पूरे जंगल में ज़बरदस्त मैजिकल प्रेशर फैल जाता है। धुआं और तेज़ हवा हर तरफ फैल जाती है। सिर्फ एक स्विंग का असर था। उसके बाद हाइफ्रिड एस्टर को वार्न करता है, ये तलवार खतरनाक है। अगर कोई कम मैजिक पावर वाला इसे लापरवाही से यूज़ करे तो ये उसकी सारी माना चूस लेगी। फिर हाइफ्रिड कहता है, इस तलवार की हिस्ट्री भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। नोबल लैंग्वेज में इसका मतलब था, ये चीज़ शायद पहले ही कई डिज़ास्टर्स का सबब बन चुकी है। फिर हाइफ्रिड तलवार एस्टर की तरफ बढ़ाता है। खुद ट्राई करना चाहोगे? एस्टर एहतियात से हिल्ट पकड़ता है और अपनी माना उसमें डालता है। यही पल उसकी माना पागलों की तरह तलवार के अंदर बहने लगती है। एस्टर शौक में आ जाता है। ये किसी वेपन को कंट्रोल करने जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी हमेशा भूखे मॉन्स्टर को खाना खिलाने जैसा लग रहा था। अचानक जंगल के बीच से रोशनी के एक बेइंतहा बड़े पिलर आसमान की तरफ फूट पड़ता है। नज़दीक के इलाके के लोग हैरानी से रुक जाते हैं और ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। क्या कोई कॉमेट गिरा है? नहीं, कुछ ऊपर की तरफ शूट हुआ है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, मगर किसी को समझ नहीं आता कि असल में हुआ क्या है। दूर खड़ी एल्फिन उस रोशनी को देखकर बस गहरी सांस लेती है। शायद एस्टर ही होगा। इस पॉइंट पर मैजिकल कैटास्ट्रॉफ्स उसकी डेली शेड्यूल का हिस्सा बन चुके हैं। उधर एस्टर ज़मीन पर गिर चुका था। अभी भी तलवार उसके हाथ में थी। सांस फूलते हुए वो बोलता है, ये वेपन बिल्कुल पागल है। हाइफ्रिड आसमान की तरफ देखते हुए आराम से जवाब देता है, पागल तलवार नहीं, पागल तुम हो। फिर वो एक अहम बात बताता है, हाउस एम हायम की पूरी हिस्ट्री में कभी भी 7 विंग एम्बलम वाला इंसान पैदा नहीं हुआ। तुम पहले हो। एस्टर चुपचाप उसकी तरफ देखता है। हाइफ्रिड बात जारी रखता है, अगर तुमने कभी इस पावर को पूरी तरह मास्टर कर लिया तो तुम मुझसे और रॉड्रिक दोनों से आगे निकल जाओगे। हम दोनों के पास सिर्फ 6 विंग्स हैं। एस्टर खामोश हो जाता है। एक को सरपास करने का ख्याल भी उसके लिए लगभग नामुमकिन लगता था, लेकिन हाइफ्रिड की आवाज़ संजीदा हो जाती है। बहुत ज़्यादा पावर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। अगर दुनिया को पता चल गया कि तुम्हारे पास 7 विंग्स हैं, कुछ लोग तुमसे डरेंगे, कुछ लोग तुमसे हसद करेंगे, कुछ तुम्हें कंट्रोल करना चाहेंगे और कुछ तुम्हें मिटा देना चाहेंगे। कुछ लोग तुम्हें वेपन की तरह यूज़ करना चाहेंगे और कुछ तुम्हें एक ऐसे खतरे के रूप में देखेंगे जिसे ख़त्म करना ज़रूरी है। हाइफ्रिड अपना हाथ एस्टर की तरफ बढ़ाता है। उस दिन से पहले स्ट्रॉन्ग बन जाओ जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, तब अपनी कमज़ोरी पर पछताना मत। एस्टर मजबूती से अपने फादर का हाथ पकड़ लेता है।
उस पल वो खुद से एक वादा करता है, वो दोबारा कभी भी अपनी पिछली ज़िंदगी जैसी बदनसीब और बेकार ज़िंदगी नहीं जिएगा। फिर वो दिल से कहता है, थैंक यू फादर, मैं 7 विंग्स और डेमन स्वॉर्ड ग्राम दोनों को मास्टर करूँगा। 3 दिन बाद एस्टेट फिर से जिंदा दिल नज़र आता है। एस्टर की मदर, हाइफ्रिड और एल्फिन बाहर खड़े होकर ख़ास फैमिली मेम्बर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। नाइट एकेडमी से मार्फा और कूडो आखिरकार घर लौट आती हैं। कूडो उतरते ही ज़ोर से अनाउंस करती है, मैं वापस आ गई। फिर वो दोनों बाहें फैलाकर ड्रामा करती है, मेरी प्यारी छोटी बहनों, ग्रुप हग्स। लेकिन अगले ही सेकंड सारी छोटी बहनें उसे इग्नोर करके सीधा मार्फा की तरफ भाग जाती हैं। वेलकम बैक सिस्टर मार्फा, सब उसे चिपक जाती हैं। कूडो वही जमकर रह जाती है, उसका दिल टूट चुका था। मुझे किसी ने हग क्यों नहीं किया? लड़कियां सीधा जवाब देती हैं, क्योंकि आप हग करते वक्त हमारे बाल ख़राब कर देती हैं। कूडो फ़ौरन प्रोटेस्ट करती है, झूठ, एक परफेक्ट नाइट कभी इतनी अनडिग्निफाइड हरकत नहीं करेगा। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर उसकी नज़र एल्फिन पर पड़ती है। एल्फिन, कूडो मिसाइल की तरह उसकी तरफ दौड़ती है। तुमने मेरी गैर हाजिरी में शराफत से बिहेव किया ना? एल्फिन भागने की कोशिश करती है, मगर देर हो चुकी थी। कूडो उसे ज़बरदस्ती एक एग्रेसिव हग में पकड़ लेती है। एल्फिन जूझते हुए कहती है, तो मेरे पास फिर क्यों आ गई? इसी दौरान मार्फा आराम से पूछती है, एस्टर कहाँ है? हाइफ्रिड खामोशी से जवाब देता है, अगर तुम उस बच्चे की बात कर रही हो। जैसे ही एस्टर का नाम आता है, कूडो के एक्सप्रेशन फ़ौरन तब्दील हो जाते हैं। इसी वक्त जंगल के अंदर एस्टर अकेला ट्रेनिंग कर रहा था। डेमन स्वॉर्ड ग्राम उसके हाथ में थी। वो बार बार अपनी मैजिक ब्लेड बनाता और उसे रिलीज़ करता। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, सांस फूल रही थी, काम नहीं बन रहा। वो निराश होकर बोलता है, मैं ब्लेड तो बना लेता हूँ, लेकिन इस पावर को कंट्रोल करना मुश्किल से मुमकिन हो रहा है। वो खाली जंगल की तरफ देखता है, मैं इस स्पीड से हाइफ्रिड जैसा कैसे बनूंगा? तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, जैसे हमेशा, तुम फिर से काफ़ी फ्लैशी हो रहे हो। एस्टर मुड़कर देखता है, कूडो, तुम वापस आ गई? कूडो हाथ कमर पर रखकर शिकायत करती है, हाँ, और तुम अपनी बड़ी बहन को वेलकम करने भी नहीं आए, या फिर तुम इतने इम्पोर्टेंट हो गए हो कि मुझे नोटिस भी नहीं करते। फिर वो मुस्कुराती है। नाइट एकेडमी में भी सब स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल की बात कर रहे थे, सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। फादर तुम पर बहुत प्राउड होंगे। एस्टर शराफत से जवाब देता है, आप भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं। मैंने सुना है आप ट्रेनी होते हुए भी मिशंस कंप्लीट कर रही हैं, और इस साल नाइट मेडल पाने वाली सिर्फ आप ही थी। कूडो फख्र से मुस्कुराती है, ऑब्वियसली, अगर मुझे फादर का सक्सेसर बनना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। मगर फिर उसका एक्सप्रेशन संजीदा हो जाता है। क्या ये सच है कि तुमने सक्सेशन रिजेक्ट कर दी? क्या तुम मेरी फीलिंग्स का ख्याल रख रहे हो? एस्टर के दिमाग में फ़ौरन हाइफ्रिड का ख्याल आता है। फादर ने सब बता दिया। अंदर ही अंदर वो साई करता है, कितना ट्रबलसम था। वो सर हिला देता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस लगता है कि मैं अभी क्वालिफाइड नहीं हूँ। कूडो ड्रामा के साथ साई करती है, तुम और फादर दोनों अनफेयर हो, तुम दोनों मेरे ड्रीम के बारे में जानते हो। एस्टर चुप रहता है। अचानक कूडो अपनी तलवार घुमाती है, एक ही स्ट्राइक में पास एक बहुत बड़ा दरख्त गिरा देती है और सीधा एस्टर की तरफ गिरता है। एस्टर फ़ौरन डोडेज करता है, व्हाट? आप कर क्या रही हैं? कूडो बिल्कुल शांत रहती है, काफ़ी वक्त हो गया, मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रही हूँ। फिर वो मुस्कुराती है, अगली बार सीरियस होंगी। एस्टर की आंखें फैल जाती हैं, प्लीज़ मत कीजिएगा, मेरी स्वॉर्ड अभी कंप्लीट भी नहीं हुई। कूडो सर झुकाकर पूछती है, बैटलफील्ड पर भी यही एक्सक्यूज़ दोगे? एस्टर कंफ्यूज हो जाता है, बैटलफील्ड? कूडो अपनी तलवार उसके कंधे पर रख देती है। एक नाइट का दिमाग हमेशा बैटलफील्ड पर होना चाहिए। अगर तुम इतना होल्ड बैक करोगे तो हो सकता है मैं तुम्हें ही क्रश कर दूं। वो एक कदम आगे बढ़ती है। एस्टर का दिमाग चिल्लाता है, ये पागलपन है, मैं पहले ही अपनी मैजिक कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, और अब मेरी बहन ऐसा बिहेव कर रही है जैसे वाकई मुझे मारने वाली हो। लेकिन एक बात उसे साफ समझ आ जाती है कि अगर उसने सीरियस जवाब नहीं दिया तो कूडो बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करेगी। जंगल के अंदर माना की ज़बरदस्त एक्सप्लोजन फूट रही थी, ज़मीन फट रही थी और शॉक वेव की वजह से दरख्त गिरते जा रहे थे। इस वक्त तो लगता था जैसे पूरा जंगल ही पछताता हो कि उसने इन दो बहन भाइयों को अंदर आने दिया। कूडो एस्टर की तरफ दौड़ी और चीख कर बोली कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप अभी भी उतनी ही ज़बरदस्त है जितनी पहले थी। एस्टर ने माना कि नाइट एकेडमी की ट्रेनिंग के बाद भी कूडो उसकी इन्हेंस टेक्निक का सामना कर पा रही थी, लेकिन अगले ही पल कूडो ने स्वॉर्ड ग्राम की तौहीन कर दी। ये किस किस्म की बेकार तलवार है?
दूसरी तरफ एस्टर ग्राम के अंदर बहते हुए बेचैन और अनस्टेबल मैजिक को कंट्रोल करने के लिए जान लगा रहा था। कूडो ने फौरन नोटिस कर लिया, तुम्हारी मैजिक हैंडलिंग तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। ये कहकर उसे पूरी ताकत से वार किया। एस्टर हवा में उछल गया और ज़मीन पर घसीटते हुए दूर जा गिरा। खांसते हुए भी उसने शिकायत की, तुम अभी भी बिल्कुल रहम नहीं करती। खुद को संभालते हुए एस्टर सोचने लगा कि कूडो हमेशा से उसके साथ ऐसी ही थी। बचपन से ही वो उसे अपना राइवल समझती थी, क्योंकि विस्काउंट हाउस की सक्सेशन राइट उसके पास थी। और सबसे बड़ी वजह थी 7 विंग्स, एक ऐसी कुव्वत जो पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा थी। एस्टर के लिए कूडो इंसानी शक्ल में एक तूफान थी, एक खौफनाक बड़ी बहन जो उसे हमेशा अनफेयर कहती थी और इमोशनल सपोर्ट के लिए जानलेवा स्पारिंग मैच करती रहती। सीधी सी बात थी, वो उसकी नेचुरल एनिमी थी। अचानक कूडो हवा में उछल गई। एस्टर की आंखें फैल गई। कूडो ठंडी आवाज़ में बोली, तुम अगले फैमिली हेड बनने के लायक नहीं हो। और फिर वो आसमान से सीधा उस पर टूट पड़ी। इसी दौरान एस्टेट में मार्फा खिड़की के पास खड़ी थी। उसने हाइफ्रिड से पूछा, क्या वाकई इन दोनों को अकेला छोड़ना ठीक था? सबसे बुरी सूरत में इनकी बहन भाई वाली बहस में कोई मर भी सकता है। हाइफ्रिड ने सुकून से जवाब दिया, अपने तरीके से ये दोनों अच्छे राइवल्स हैं। थोड़े रेकलेस ज़रूर हैं, लेकिन बात इतनी दूर नहीं जाएगी। मार्फा ने धीरे से कहा, उम्मीद है। फिर उसका चेहरा संजीदा हो गया। मगर आपने उन दोनों को नाइट अकेडमी से वापस क्यों बुलाया? मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ सक्सेशन का मसला है। हाइफ्रिड ने ड्रॉर खोला और एक इन्वेलप निकाला। मार्फा फौरन समझ गई कि मामला मामूली नहीं। हाइफ्रिड ने बताया, एम मेन हाउस से समन्स आया है। ख़ानदान के एल्डर अपने पोते से खुद मिलना चाहते हैं। मार्फा का चेहरा उतर गया। वो फौरन समझ गई कि ये कितना ख़तरनाक है। हाइफ्रिड ने धीमी आवाज़ में कहा, सबसे बुरी सूरत में हम एस्टर को भी खो सकते हैं। जंगल में जंग और भी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। माना हर तरफ फट रहा था। जब एस्टर और कूडो की तलवारें बार बार टकरा रही थी, एस्टर चीखा, तुम बकवास कर रही हो। मैंने पहले ही सक्सेसर बनने से इनकार कर दिया है। तुमने खुद सुना था। कूडो ने फिर वार किया, इसी बात से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। उसकी तलवार दहशतनाक कुव्वत के साथ नीचे आई। एस्टर ने ग्राम और अपने मैजिक से मुश्किल से उसके अटैक को कंट्रोल किया। प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसे लगा जैसे वो किसी ट्रोल के जाइंट हैमर का सामना कर रहा हो। माना कूडो की तलवार से पागलपन की तरह फूट रहा था। एस्टर ने ग्राम को मजबूती से पकड़ा और आखिरकार उसका वार हटा दिया। पहली बार कूडो के चेहरे पर हैरानी नजर आई। एस्टर ने तलवार उठाई। एक बात मेरी बात सुन लो। कूडो ने ठंडी आवाज़ से देखा, तुम हमेशा भागते रहते हो। और उसने एक और माना वेव छोड़ दी। एस्टर फिर पीछे जा गिरा। खून उसके मुंह से निकल पड़ा। जमीन से टकराते हुए भी उसके दिमाग में एक ही बात आई, इस औरत की ताकत कितनी बेहुदा है। कूडो ने तलवार जमीन में गाड़ दी और ज़मीन उस जगह से टूटकर धंस गई। फिर उसने कहा, जो सिर्फ तलवार चलाता है वो 3rd रेट है, जो मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है वो 2nd रेट है, लेकिन जो तलवार और मैजिक दोनों में माहिर हो सिर्फ वही 1st रेट कहलाता है। उसने मायूसी से एस्टर की तरफ देखा, मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ। विंग एम्बलम के दरमियान जो फ़र्क होता है वो सिर्फ एक नंबर का फ़र्क नहीं, एक विंग भी स्ट्रेंथ और स्टेमिना में कई गुना फ़र्क पैदा कर देती है। मतलब मेरे 5 विंग्स तुम्हारे 7 विंग्स के मुकाबले में बहुत कमज़ोर होने चाहिए, लेकिन तुम फिर भी डायरेक्ट क्लैश से बच रहे हो, सिर्फ टेक्निक पर भरोसा करते हो। उसने घूर कर पूछा, क्या तुम अपनी कुव्वत पर भरोसा नहीं करते, या फिर क्या तुम अभी भी 3 साल पहले की तरह कंट्रोल खोने से डरते हो? एस्टर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपने होंठों से खून साफ किया। डरता हूँ 7 विंग्स से। उसने ग्राम की तरफ देखा। उस वक्त उसे एक हैरान कर देने वाली बात समझ आई। वो कभी जानबूझकर अपनी ताकत से नहीं डरा, मगर लाशऊरी तौर पर वो हमेशा उसे दबा रहा था। इसलिए ग्राम अनस्टेबल था। वो अपनी मैजिक को कबूल करने के बजाय ज़बरदस्ती रोक रहा था। उसी वक्त कूडो ने और भी ज़्यादा माना अपनी तलवार में भर दिया। वो चीखी, तुम्हारे पास वो सब है जो कुछ मैं हमेशा से चाहती थी। अगर तुम इतनी ब्लेसिंग्स को अपनी हिचकिचाहट और गुरूर की वजह से ज़ाया करोगे तो सब कुछ मुझे दे दो। वो एक और तबाहकुन वार के लिए झपटी, मगर उसी पल एस्टर ने ग्राम से माना का एक बेपनाह ब्लास्ट छोड़ दिया। एक मैजिकल शील्ड फौरन उसके गिर्द बन गई। कूडो का फुल पावर स्ट्राइक उससे टकराकर वापस उछल गया। कूडो जम सी गई। उसे यकीन ही नहीं था कि उसका अटैक सामने से रोक दिया गया। धुआं छांटने लगा। अंदर से एस्टर की आवाज़ आई, शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं आखिरकार जाग गया। और फिर वो सीधा उसकी तरफ दौड़ा। कूडो की आंखें फैल गई। वो बिना प्रॉपर ब्लेड बनाए अटैक कर रहा था। क्या इसका माना ख़त्म हो गया?
लेकिन अगले ही पल उसे हकीकत समझ आई। एस्टर अब लगातार ब्लेड मेंटेन करने में माना ज़ाया नहीं कर रहा। वो सेवन विंग्स की तमाम कुव्वत को सिर्फ अटैक के एक पल में कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। उसके अंदर छुपा हुआ बेपनाह माना ग्राम के जरिए फट पड़ा। कूडो ने दोनों हाथों से तलवार पकड़कर ब्लॉक किया। तुम अभी भी अंदर से हिचकिचाते हो, एस्टर ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मेरा इस दूसरी ज़िंदगी को ज़ाया करने का कोई इरादा नहीं। ये ताकत, ये तलवार, ये फैमिली, ये सब वो चीज़ें हैं जो मेरी पिछली ज़िंदगी में चाहे कितनी कोशिश करता कभी हासिल नहीं कर सकता था। कूडो एक लफ्ज़ पर अटक गई। दूसरी ज़िंदगी? मगर उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला। एस्टर हवा में उछला और एक और माना बस्ट के साथ ग्राम को नीचे ले आया। दोनों तलवारें टकरा गई और उसी लम्हे कूडो की तलवार गायब होगी। पूरा मैजिक ग्राम ने निगल लिया था। कूडो हैरत से अपने खाली हाथों को देखने लगी। एस्टर ने ग्राम उसकी तरफ तान दी और मजबूत आवाज़ में कहा, अब से मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूँगा। बाद में कूडो धीरे धीरे होश में आती है और खुद को अपने बेड पर पाती है। अभी भी आधी नींद में वो सोचती है कि आखिर वो अपने रूम में कैसे पहुंच गई। पास ही बैठी मार्फा शांत आवाज़ में कहती है कि आखिरकार मैडम जाग गईं, काफ़ी देर लगा दी। ये सुनते ही कूडो सीधी बैठ जाती है और उसे अचानक ड्यूल याद आ जाता है। वो तुरंत पूछती है कि एस्टर के साथ उसका मैच का क्या हुआ। मार्फा बताती है कि एस्टर खुद उसे उठाकर वापस लाया था। उसके मुताबिक मैच के बीच में ही कूडो सो गई थी क्योंकि लंबी यात्रा की थकान आखिरकार उस पर हावी हो गई थी। कूडो शक बड़ी नज़रों से देखती है और तुरंत कह देती है कि यह एक्सप्लेनेशन गलत है। अंदर ही अंदर उसे सच याद आता है। आखिर क्लैश के दौरान एक पल के लिए उसे सच में लगा था कि एस्टर ने उसे काट दिया है, लेकिन असल में एस्टर ने आखिरी लम्हे में अपने मैजिक ब्लेड को डिस्पर्स कर दिया था। सिर्फ बची हुई माना उसके शरीर से गुजरी थी। थोड़ा शांत होने के बाद कूडो समझ जाती है कि एस्टर कभी भी अपनी बहन को नहीं मारेगा। फिर भी उसे एक पल में उसको पूरी तरह यकीन हो गया था कि वो मरने वाली है। वो जुबान चलाकर अंदर ही अंदर शिकायत करती है कि एस्टर कितना इरिटेटिंग छोटा भाई है, जबकि उसका साइज मुझसे भी छोटा है। फिर वो अपनी तलवार मजबूती से पकड़कर मार्फा से कहती है कि वो उस मैच का रिजल्ट कभी नहीं मानेगी। अगली बार वो शुरू से ही पूरी सीरियस होकर लड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो ड्रामेटिक तरीके से रूम से बाहर निकलने वाली होती है, मार्फा कैजुअली बता देती है कि एस्टर तो पहले ही जा चुका है। कूडो तुरंत जम सी जाती है। मार्फा समझाती है कि मेन हाउस से एस्टर के लिए खास समोन्स आया था। हाईफ्रूट कुछ ही देर पहले उसे लेकर निकल गया है। कूडो घबरा कर चिल्लाती है कि उसे इस बारे में किसी ने क्यों नहीं कुछ बताया। इसी दौरान एक कैरिज MIM के मेन हाउस की तरफ बढ़ रहा होता है। कैरिज के अंदर एस्टर शांति से हाईफ्रूट के सामने बैठा है। हाईफ्रूट बताता है कि जिन लोगों से वो मिलने जा रहा है वो हाउस MIM के पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने वाले एल्डर्स हैं। मेन और ब्रांच हाउस के पुराने हेड्स, साथ ही MIM के अधीन काम करने वाले सीनियर नोबल्स। रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है, यानी असली रूलर्स ऑफ द शैडो। हाईफ्रूट सोचता है कि 10 साल तक एस्टर को इग्नोर करने के बाद उन एल्डर्स ने अचानक एस्टर को क्यों बुलाया। एस्टर शांत आवाज़ में जवाब देता है कि शायद स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल वाली घटना की वजह से। वो बताता है कि एल्डर्स MIM की रेपुटेशन को धन, सम्मान और हत्ता के अपनी जान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर बिल्कुल सीरियस चेहरे के साथ कहता है कि उसने अफवाह सुनी है कि जो भी फैमिली की रेपुटेशन को दाग लगाता है उसको 20 केजेस में फेंक दिया जाता है। हाईफ्रूट उसे घूर कर देखता है और पूछता है कि उसने ऐसी डरावनी अफवाह आखिर सुनी कहाँ से। एस्टर कैजुअली जवाब देता है कि कहीं सुना था। फिर हैरानी की बात यह है कि वो पूरी शांति से कहता है कि वो एग्जीक्यूशन या एक्साइल दोनों के लिए पहले से तैयार है। हाईफ्रूट पूछता है कि क्या वो वाकई बिना किसी एस्कॉर्ट के ऐसे ट्रैवल करने में ठीक महसूस कर रहा है। एस्टर कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी उसका प्लान था कि उसकी बहनें घर लौटने से पहले ही वो निकल जाए। उसका मानना है कि अगर वो आसपास ना हो तो कूडो ज़्यादा खुश और आज़ाद महसूस करेगी। ये कहते हुए वो डेमन स्वॉर्ड ग्राम पर हाथ रखता है। वो मानता है कि कूडो की वजह से ही उसने तलवार को सही तरीके से इस्तेमाल करना और समझना शुरू किया है। पहली बार उसे लग रहा है कि वो 7 विंग्स की पावर को बेहतर तरीके से निकाल सकता है। फिर वो हाईफ्रूट से कहता है कि आगे कुछ भी हो जाए तो उसे बचाने की कोशिश ना करें। वो खुद अपनी ताकत से ज़िंदा रहना चाहता है। हाईफ्रूट कुछ सीरियस जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक बाहर से एक गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ ज़ोर से पूछती है कि एस्टर का क्या मतलब है, अपने दम पर सरवाइव करूँगा और इतना मैच्योर बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा है जबकि वो सबसे छोटा बच्चा है। एस्टर और हाईफ्रूट दोनों हैरान होकर साइड की तरफ देखते हैं। एस्टर की आंखें तुरंत फैल जाती हैं। अगले ही पल कूडो कैरिज की खिड़की से अंदर कूद
पड़ती है। हाइफ्रिड हैरानी से पूछता है कि क्या वो सच में पूरा रास्ता दौड़कर यहाँ तक आई है। कूडो उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर देती है और एस्टर से शिकायत करती है कि अपनी बड़ी बहन को बिना गुड बाय कहे चले जाना कितनी क्रूअल बात है। फिर वो एस्टर के पास बैठ जाती है और बताती है कि उसे मेन हाउस एल्डर्स के समन्स के बारे में पता चल गया है। वो कहती है कि ना उसे और ना ही मार्फा को कभी उन एल्डर्स ने बुलाया है। हाइफ्रिड सावधानी से याद दिलाता है कि उसे सीधे मेन हाउस ले जाना मुश्किल पैदा कर सकता है। कूडो कहती है कि वो सब समझती है। उसे पता है कि हाइफ्रिड ने बहनों को घर वापस इसलिए बुलाया था ताकि उसकी गैर हाजिरी में सब संभाल सकें। लेकिन वो एक और बात भी समझती है, ये समन्स इतना डेंजरस है कि सबको बहुत सावधान रहना होगा। मार्फा ने तो ये तक कहा था कि वो हो सकता है कि एस्टर कभी वापस ही ना आए। एस्टर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि ये थोड़ा ज़्यादा एग्जैगरेशन लगता है, वो तो बस बात करने जा रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर वो मानता है कि उसके बाद जिंदा बचना अलग बात है। तभी कूडो अचानक उसकी तरफ उंगली दिखाती है। अपने हमेशा वाले सीधे अंदाज में वो कहती है कि वो एस्टर से बहुत नफरत करती है, क्योंकि वो एक लड़का है, क्योंकि उसके पास 7 विंग्स है, क्योंकि उसके साथ हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट होता है और वो अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा ताकतवर बन गया है, और क्योंकि वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा मैच्योर बिहेव करता है। उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं, लेकिन ये कहने के बाद उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ जाता है। फिर भी वो कहती है कि एस्टर उसके लिए एक बहुत ही कीमती फैमिली मेम्बर है। चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग या मैच्योर क्यों ना बन जाए, उसके लिए वो हमेशा उसका छोटा भाई ही रहेगा। फिर वो उसे हुक्म देती है कि वो सुरक्षित वापस आए ताकि दोनों एक और मैच लगा सकें। ड्रामेटिक अंदाज में खड़ी होकर वो वार्निंग देती है कि अगर एस्टर जीत कर भाग गया तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। अपनी पूरी इमोशनल स्पीच सबसे ज़्यादा ज़ोर से सुनाने के बाद कूडो तुरंत चलाती हुई कैरेज से वापस बाहर कूद जाती है। एस्टर खिड़की से बाहर झांककर उसे दूर जाते देखता है। पूरा कंफ्यूज होकर वो सोचता है कि क्या वो सच में सिर्फ ये सब कहने के लिए इतनी दूर आई थी। हाइफ्रिड हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि कूडो असल में उसके लिए एक अच्छी राइवल है। एस्टर चुपचाप मुस्कुराता है। फिर दिल ही दिल में वो अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता है और खामोशी से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जिंदा वापस घर ज़रूर लौटेगा। हाइफ्रिड और एस्टर हाउस एम हायम के मैसिव मेन पैलेस के सामने पहुंचते हैं। एंट्रेंस के आसपास बहुत सारे नाइट्स गार्ड ड्यूटी पर खड़े होते हैं। माहौल इतना टेंस होता है कि जैसे पैलेस की दीवारें भी किसी से इंटेरोगेशन करने के लिए रेडी हों। एक नाइट रिस्पेक्ट के साथ हाइफ्रिड का वेलकम करता है और बताता है कि ग्रैंड एल्डर अंदर पहले से वेट कर रहे हैं। हाइफ्रिड शांत आवाज़ में कहता है कि गाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसे रास्ता पहले से पता है। लेकिन नाइट तुरंत मना कर देता है। वो बताता है कि स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए हैं कि दोनों को पर्सनली एस्कॉर्ट किया जाए। एस्टर चुपचाप आसपास देखता है और तुरंत हवा में हॉस्टिलिटी महसूस कर लेता है। वो समझ जाता है कि उन्हें यहाँ किसी प्यारे ग्रैंडफादर के वार्म वेलकम रीयूनियन के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया गया। फिर भी पैलेस को दोबारा देखना उसके लिए अजीब तरह से नॉस्टैल्जिक लगता है। काफ़ी वक्त हो चुका था जब वो लास्ट टाइम इस जगह खड़ा हुआ था, जब वो एस्कॉर्टिंग नाइट्स के साथ पैलेस के अंदर और गहरा जाता है। एस्टर नियर बाय ट्रेनिंग ग्राउंड्स में नाइट्स की प्रैक्टिस करते हुए देखता है। इसी दौरान हाइफ्रिड एक बार फिर उसे धीरे से वार्न करता है। वो एस्टर से कहता है कि आज कुछ भी हो जाए अपना टेम्पर लूज़ मत करना। एस्टर शांत तरीके से जवाब देता है कि ये पूरी तरह सामने वाले के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। हाइफ्रिड साई करता है और कहता है कि प्रॉब्लम ही सामने वाली साइड है। फिर वो समझाने लगता है कि जिन लोगों से वो मिलने वाला है वो कौन है। बदकिस्मती से एस्टर के ध्यान ऑलरेडी ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चला गया होता है। वो नोटिस करता है कि डेरेस कहीं नज़र नहीं आ रहा। फिर कैजुअली सोचता है कि फेस्टिवल के दौरान डेरेस को डोमिनेंट हैंड क्रश हो गया था, इसलिए उसका जल्दी ट्रेनिंग ग्राउंड पर लौटना मुश्किल ही होगा। ट्रूली ट्रेजिक। पैलेस की दीवारें शायद उसके रोने की आवाज़ से कभी रिकवर ना कर पाए। हाइफ्रिड तुरंत पूछता है कि क्या एस्टर उसकी बात सुन भी रहा है। एस्टर फ़ौरन फ्लिंच करता है और कहता है हाँ बिल्कुल सुन रहा है। फिर प्रॉमिस करता है कि आज वो बिल्कुल साइलेंट रहेगा। नियर बाय नाइट्स भी उसकी इस स्टेटमेंट से अनकन्विंस लगते हैं। मीटिंग हॉल में एंटर करने से पहले एस्टर अपनी स्वॉर्ड बाहर खड़े गार्ड्स को हैंडओवर कर देता है। वो कहता है कि उसकी सिस्टर ने स्पेशली ऑर्डर दिया है कि वो जिंदा घर वापस आए। जायंट डोर धीरे धीरे खुलते हैं। गार्ड्स अनाउंस करते हैं कि लॉर्ड हाइफ्रिड और उनका सन आ गया है। हॉल के अंदर कई एल्डर वेट कर रहे होते हैं। एक बुजुर्ग आदमी हाइफ्रिड का वेलकम करता है और कहता है कि उनकी लास्ट मीटिंग को ऑलरेडी 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हाइफ्रिड रिस्पेक्ट के साथ नील करता है और फॉर्मली ग्रीट करता है। 6 हेड ऑफ एम हायम ग्रेट ग्रैंड एल्डर।
एस्टर भी अपना सर झुकाता है लेकिन साथ ही रूम को क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। वो तुरंत अपने सामने बैठे टेरिफाइंग ओल्ड मैन को पहचान लेता है। ज़ीनिथ एम हायम। एम हायम फैमिली के शैडोज़ के पीछे छुपा हुआ मॉन्स्टर। उसके आसपास एम हायम बैनर्स के नीचे रूल करने वाली पावरफुल फिगर्स बैठे होते हैं। उनमें से कुछ नोबल्स को एस्टर स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल में पहले ही देख चुका होता है। एस्टर आसपास नज़र डालता है और नोटिस करता है कि एक इम्पोर्टेंट पर्सन मिसिंग है। रोड्रिक वहाँ प्रेजेंट नहीं है। एक अल्डर एस्टर की नज़र नोटिस कर लेता है और कैजुअली एक्सप्लेन करता है कि रोड्रिक रॉयल फैमिली के अंडर डायरेक्टली सर्व करने में बिजी है। उनके अनलाइक उसके पास वुल्गर मैटर्स के लिए टाइम नहीं होता, इसलिए रिटायर अल्डर्स फैमिली बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। एस्टर क्वाइटली सोचता है कि चाहे ये एल्डर्स सपोजिटली रिटायर्ड हैं लेकिन अथॉरिटी अभी भी इनके पास बहुत ज़्यादा है। करंट फैमिली हेड के बिना भी पूरा रूम ज़ीनत के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। हाइफ्रिड काम वॉइस में पूछता है कि वुल्गर मैटर से उसका क्या मतलब है। ग्रैंड एल्डर हंस के कहता है कि हाइफ्रिड को आंसर पहले से पता है। वो कहता है कि हाइफ्रिड का पेट डॉग ने स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल के दौरान काफ़ी सीन क्रिएट किया। एस्टर तुरंत समझ जाता है कि ये मीटिंग सच में उसी के बारे में है। हाइफ्रिड एक्सप्लेन करता है कि रोड्रिक ने फेस्टिवल के दौरान पब्लिक में इशू ऑलरेडी रिसॉल्व कर दिया था, लेकिन ग्रैंड एल्डर उस बात को पूरी तरह डिसमिस कर देता है। उसके मुताबिक रोड्रिक का एक्शन सिर्फ पब्लिक अपीयरेंस के लिए एक परफॉर्मेंस था। सच ये है कि एम हायम हाउस की रेपुटेशन डैमेज हुई है। फिर वो कोल्डली कहता है कि अननोन ओरिजिन के एक चाइल्ड को अडॉप्ट करना शुरू से ही मिस्टेक थी। अगर एस्टर हार्मलेस रहता तो वो लोग उसे इग्नोर कर देते, लेकिन जब उसने मेन हाउस के खिलाफ अपने फैंक्स दिखा दिए तो सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो गई। इसलिए एल्डर्स ने डिसाइड किया है कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, एस्टर को बैनिश किया जाएगा और हाइफ्रिड को भी सूटेबल पनिशमेंट मिलेगी। एस्टर तुरंत आगे बढ़ता है और इंसिस्ट करता है कि सब कुछ उसने खुद किया है, उसके फादर का इसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे ही वो हाइफ्रिड की तरफ देखता है, हाइफ्रिड साइलेंटली अपना हेड शेक कर देता है। एस्टर फौरन बोलना बंद कर देता है। ग्रैंड एल्डर कोल्डली कमेंट करता है कि एस्टर में डिसिप्लिन की कमी साफ नज़र आती है। अडल्ट्स के बोलते वक्त इंटरप्ट करना ही इस बात का प्रूफ है। फिर ओल्ड मैन धीरे धीरे अपनी सीट से उठता है। वो एक्सप्लेन करता है कि हाउस एम हायम के बैनर के नीचे 12,000 नाइट्स कमांड किए जाते हैं, लेकिन वो नाइट्स यूनाइटेड नहीं हैं। हर कोई वीकनेस ढूंढता है और खुद टॉप ऑप्शन पर पहुंचने का चांस देखता है। इस रूम के अंदर भी लोग सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। ग्रैंड एल्डर धीरे धीरे हाइफ्रिड के पास आता है और एक स्वॉर्ड हिल्ट उसकी गर्दन के अगेंस्ट रख देता है। फिर वो उसे पास्ट याद दिलाता है जब हाइफ्रिड अपने लिएज को प्रोटेक्ट करने में फेल हुआ था और एम हायम नेम को स्टेन किया था। तब रोड्रिक ने इसी हाल में उसका आर्म कट ऑफ किया था। इस बार एल्डर एक और ऑर्डर देता है, हाइफ्रिड को पर्सनली एस्टर का हेड कट ऑफ करना होगा। अगर वो ऐसा करता है तो मैटर वही ख़त्म हो जाएगा। हाइफ्रिड तुरंत इनकार कर देता है। वो डिक्लेयर करता है कि अगर उसे अपने ही चाइल्ड को मारना पड़े तो वो उससे बेहतर अपनी जान लेना पसंद करेगा। एस्टर शौक और वरी के साथ उसे देखता है। ग्रैंड एल्डर काम वो इसमें जवाब देता है कि अगर ऐसा है तो हाइफ्रिड को वाकई मर जाना चाहिए। सिर्फ वो नहीं, विस्काउंट हाउस के नाइट, उसकी वाइफ, उसकी डॉटर्स, एस्टर खुद, सब। आज से विस्काउंट हाउस कम्प्लीटली डिसॉल्व कर दिया जाएगा। उसी मूवमेंट सराउंडिंग नाइट्स अपने वेपन ड्रा करके हाइफ्रिड और एस्टर की तरफ रश करने लगते हैं। माहौल एक पल में एक्सप्लोड हो जाता है। एस्टर और हाइफ्रिड दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं जब काउंटलेस ब्लेड उनके अराउंड क्लोज इन होने लगते हैं। तभी अचानक एस्टर काम वॉइस में बोलता है। वो ग्रैंड एल्डर से पूछता है कि वो इतने डरे हुए क्यों हैं। ओल्ड मैन रुक जाता है और तेज़ नज़र से पीछे मुड़कर देखता है। एस्टर बोलता रहता है, अगर एल्डर्स वाकई एक मेरे पेट डॉग के बाइट करने के डर से कांप रहे हैं तो उन्हें इसी तरह के साथ एक हडल होते देखना काफ़ी पैथेटिक लगता है। वो कहता है कि अगर चाहूँ तो एग्जीक्यूशन चूज़ करूँ या बैनिशमेंट चूज़ करूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी फैमिली पर हाथ लगाया। अचानक एस्टर अपनी शर्ट लूजन करता है। दिल ही दिल में हाइफ्रिड से क्वाइटली माफ़ी मांगते हुए वो एडमिट करता है कि वो सच में साइलेंट रहने में बहुत बुरा है। सराउंडिंग नाइट शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। उनमें से एक नाइट एस्टर की एक्सपोज बैग को देखकर डिसबिलीव में शाउट करता है। वहाँ जो विंग एम्बलम रिवील होता है वो इम्पॉसिबल होता है, 7 विंग्स। एस्टर अपनी शर्ट कम्प्लीटली रिमूव करता है और काम वॉइस में डिक्लेयर करता है कि अगर उन्होंने उसकी फैमिली को टच किया तो वो 7 विंग्स एम हायम का एनिमी बन जाएगा। फिर वो उन्हें कहता है कि अपना नेक्स्ट डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छी तरह सोच लें।